नमस्कार, योर स्टॉक्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और ये शो, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि आप आम निवेशकों का शो है, आप दर्शकों का शो है, जिनके सवालों का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम अपनी इस चर्चा में से 1 घंटे के कार्यक्रम में शामिल करते हैं। हालांकि हम कई सेक्टर और स्टॉक्स पर भी खास विश्लेषण आपके लिए लेकर आते हैं। नतीजों का दौर है तो कई मैनेजमेंट से भी बातचीत होगी और इस शो में अपने शंकाएं आप हम तक पहुंचाइए, अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। तरीका बेहद आसान है। स्क्रीन के एक हिस्से में आप ये जो नंबर फ्लैश होता देख रहे हैं, इस नंबर पर या तो कॉल करके या फिर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। अपना और अपने शहर का नाम जरूर वहां पर मेंशन कीजिए। इसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर हम मौजूद हैं ईटी नाउ स्वदेश के नाम से। यहां पर आप अपनी क्वेरीज, अपनी तमाम सवाल हम तक भेज सकते हैं। हम आपके सवालों को अपने शो में शामिल करेंगे। हमारे साथ कुछ खास एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे, लेकिन जरा बाजार को देख लेते हैं। 19,050 के पास इस वक्त बाजार एक दायरे में, बाजार में कारोबार आज होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। बेहतर संकेत तो नहीं कहेंगे, हालांकि जो है वो एचडीएफसी, कोटक और एक्सिस बैंक से दबाव इस वक्त नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी भी करीब 200 अंक नीचे है। बाजार में आज अच्छे संकेत मिल रहे हैं बीपीसीएल से, टाटा कंज्यूमर से, बजाज ऑटो, एमएनएम, एसबीआई, इन सभी स्टॉक से बेहतर संकेत मिलते हुए। दबाव कहां है? जेएसडब्ल्यू स्टील, मारुति सुजुकी, एलएनटी, एशियन पेंट्स, कोल इंडिया, कोटक बैंक, ये सारे स्टॉक इस वक्त प्रेशर में नजर आ रहे हैं। अब अगर हम एक एडवांस डिक्लाइन रेशियो को देखें तो यहां पर 1271 शेयर ऐसे हैं जो इस वक्त हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। 859 शेयर ऐसे हैं जो कि इस वक्त लाल निशान में, यानी दबाव उन पर बना हुआ है। चलिए हम अपने शो में शामिल करते हैं हमारे एक्सपर्ट को। हमारे साथ जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज से गौरांग शाह जुड़ चुके हैं। गौरांग जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बाजार को में एक दायरा नजर आ रहा है और बहुत सारे ऐसे अहम सेक्टर हैं जिन पर प्रेशर हम साफ तौर पर देख सकते हैं। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिन पर नतीजों का दबाव साफ तौर पर नजर आ रहा है। यहां से बाजार पर आपका नजरिया, आपका आकलन क्या कहता है? धन्यवाद प्रशांत, आपका और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो मेरे ख्याल से इस साल अगस्त के महीने में जिस प्रकार से हम एक दायरे में बने हुए थे, क्योंकि कुछ घटनाक्रम ऐसे हो रहे हैं जिसके आधार पर हमारा अनुमान ये लग रहा है कि शायद थोड़े समय तक हमारा जो भारत का शेयर बाजार है वो एक दायरे में बना रहेगा। मोटे तौर पर वो दायरा नीचे की तरफ, अगर आप मुझे स्तर पूछते तो 18,800, 18,900 नीचे की तरफ दिखता है, और ऊपरी तरफ जहां पर हम जा करके टिक नहीं पाए हैं वो है 19,200, 19,300। खाड़ी में जो परिस्थिति हो रही है उस खबर को लेकर के मेरे ख्याल से बाजार में आपको आने वाले समय में, भविष्य में हलचल होती हुई दिखाई देगी। अगर अच्छी खबरें आती हैं तो शायद सुधार और तीव्र गति से हो सकता है, और अगर बुरी खबर आती है और कच्चे तेल के दाम फिर से उछलना शुरू कर देते हैं, उबाल पर आ जाते हैं, तो शायद उसी प्रकार से नकारात्मक या नीचे की तरफ के दायरे आप देख सकते हैं। नतीजों का सिलसिला चल रहा है, जैसे आप भी बता रहे थे, तो क्षेत्र और कंपनी के आधार पर ज्यादातर हरकत होती हुई नजर आएगी। और मेरा अनुमान ये भी कहता है कि एक बहुत बड़ी बिकवाली, क्योंकि हम 20,200 से 18,850, 860 का स्तर हमने पिछले हफ्ते छुआ था, तो काफी बड़ा करेक्शन आ चुका है। अब यहाँ से और ज्यादा दबाव आए या करेक्शन आए या विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से बिकवाली आए, उसकी संभावना थोड़ी बहुत कम लग रही है। और ऐसा नहीं है कि गोरों ने बेचा नहीं है, गोरों ने बेचा है, और हमारे यहाँ पर स्थानीय संस्थागत निवेशकों ने अच्छी तरीके से उनका बिकवाली का सामना भी किया है। तो एक दायरेबंद बाजार है, ये बना रहेगा कुछ समय तक। एक अच्छा समय है प्रशांत, अगर आपने विचारधारा लंबी अवधि की रखी है तो इस करेक्शन में, क्योंकि मूल्यांकन थोड़े बहुत आकर्षित हो गए हैं, तो आप लंबी अवधि में चुनिंदा शेयर में दिग्गजों से शुरुआत करके क्षेत्र के आधार पर मझोले शेयर आप बिल्कुल चुन सकते हैं। ओके, तो मौजूदा स्तर पर अच्छा लग रहा है बाजार, अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री लेनी है तो, क्योंकि अभी दायरे में है। अब यहाँ से ज़्यादा कुछ डाउनसाइड नज़र नहीं आ रही है और
अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो इन स्तरों पर आप एंट्री ले सकते हैं। वैल्यूएशंस काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर कोई ट्रेडर है, कपिल आपसे सवाल होगा, वो क्या करे इस बाज़ार में, क्योंकि आज शाम को एक अहम फैसला आने वाला है। वैसे तो एक्सपेक्टेड ही है कि क्या फैसला आ सकता है, लेकिन उसके पहले या उसके बाद में किन लेवल्स को आप वॉच करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब एक्सपायरी भी है, तो ऐसे में क्या ट्रेड करना चाहिए बाजार में या फिर अवॉइड करें कोई ट्रेड लेना? जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सबसे पहले निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। तो निफ्टी का जो कल के दिन का हाई लेवल बना था 90,233 के, यहाँ पे वो एक टेक्निकल काफी एक सटीक रेजिस्टेंस है। 90,250 90,300 मार्केट का स्टिफ रेजिस्टेंस है। वहां पे हमें कल के दिन में रिस्पेक्ट देखने मिला था और आज हमें उसका एक बेरिश कंटिन्यूएशन साइन देखने मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आज के दिन का ट्रेंड कहाँ ना कहाँ पे साइडवेज टू नेगेटिव रहना चाहिए। पॉजिटिव मार्केट में तभी देखने मिलेगी जब इंट्राडे में मार्केट 19,160 के ऊपर क्रॉस करता है, और यहाँ पे करंट लेवल से मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा साइडवेज नेगेटिव रुक रहेगा और नीचे में 18,860 के लेवल जो काफी सपोर्ट लेवल अच्छे बने हुए हैं, वो एक टेस्ट होने चाहिए। और थोड़ा सा समझदार मैं और भी कम करता हूँ 15 मिनट्स के टाइम पे, क्योंकि 18,800 शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लेवल के थोड़ा सा ज्यादा दूर हो जाता है। तो इसके बीच में भी एक सपोर्ट लेवल आता है 18,950 का। तो इंट्राडे में मुझे लगता है कि फॉर ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव 18,950 का एक सपोर्ट लेवल नीचे में रह सकता है। साइडवेज टू नेगेटिव जैसा कारोबार रहना चाहिए। बाजार पर नजरिया दोनों एक्सपर्ट का, अहम लेवल्स भी आपके सामने रख दिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब अपने दर्शकों को शामिल करते हैं। पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुभाष, पुणे महाराष्ट्र से। सुभाष, गुड मॉर्निंग, पूछे अपना सवाल। गुड मॉर्निंग। मेरे पास बजाज फाइनेंस है 2155 से 55 शेयर है, लेकिन मार्केट इतना वॉलेटाइल है कि क्या इसका क्या करूं? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं मैं। ठीक है, 2155 पे आपने खरीदारी की है ना? राइट। जी जी, पहले तो आपको बधाई। अच्छा खासा मुनाफा इस वक्त आपके खाते में है। बहुत अच्छे लेवल पे आपने यहाँ पर एंट्री ली, पेशेंस भी रखा है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। गौरांग सर, आपके पास आना चाहूँगा। 2155 की खरीदारी और भारी भरकम मुनाफा इस वक्त होता हुआ बजाज फाइनेंस में सुभाष जी को, लेकिन थोड़ा आगे का नजरिया चाह रहे हैं फिलहाल के बाजार को देखते हुए। देखिए प्रशांत, पहले तो सुभाष जी को मैं ये कहना चाहूंगा कि शेयर बाजार में अगर आपने निवेश किया है तो आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता भी उतनी ही ऊपर की तरफ होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो स्तर पर आपने बजाज फाइनेंस में निवेश किया है 2150 के आसपास, मौजूदा जो परिस्थिति है या थोड़ी बहुत परिस्थिति यहाँ से खराब भी होती है तो आपके शेयर के दाम फिर से उस स्तर पर जाए जहां पर आपने खरीद की है, उसकी संभावना बहुत कम लग रही है। डिस्क्लोजर देना अनिवार्य होगा प्रशांत हमारे तरफ से कि बजाज फाइनेंस पर खरीदारी की राय है हमारी। 8,600 के लक्ष्य हमने निर्धारित किए अब तक, जो नतीजे देखे हैं, आमदनी के आंकड़े जो देखे हैं उसके आधार पर। और अगर इतनी ही चिंता है सुभाष जी आपको तो 55 शेयर है, हालांकि संख्या थोड़ी कम है, तो उतनी संख्या के शेयर बेच दीजिए जितने आपने निवेश किया था और 15-20% मुनाफा जोड़ करके। अगर आप 5-10 शेयर भी बेच देते हैं 55 शेयर में से, तो आपने जो पूंजी लगाई थी और मुनाफा जो अनुमान किया था वो तो आ जाएगा। इससे क्या होगा कि आपके पास जो बाकी 40 या 45 शेयर बचेंगे वो निशुल्क यानी कि जीरो वैल्यूएशन के होंगे। फिर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन शेयर बाजार में निवेश करना किया है आपने तो जोखिम झेलने की क्षमता भी आपको रखनी चाहिए। बजाज फाइनेंस अच्छा चुनाव है आपका और लॉन्ग टर्म के लिए आप जुड़े हुए हैं। हाँ, जैसा कि गौरांग अभी आपको रणनीति बता रहे थे कि अगर आपको कोई चिंता है तो आप अपना कैपिटल कम से कम जो आपने निवेश किया है वो निकाल लीजिए और बाजार में बने रहिए। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ नतीजों की। हमारे साथ कुछ ही देर में प्राज इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट भी जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले आपके सामने एक बेहतरीन ऑप्शन की रणनीति रखते हैं और वक्त है ऑप्शन के चैंपियंस का। ओके, फिनवर्सिफाई से ध्वनि पटेल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ध्वनि, थैंक यू सो मच ईटीनाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए क्या रणनीति सुझाएंगे आप आज?
गुड मॉर्निंग पूजा। आज की हमारी जो ऑप्शंस की रणनीति रहेगी वो टाटा कंज्यूमर्स पे रहेगी। स्टॉक जो वो है अपनी एक प्राइमरी ट्रेजेक्टरी को रिज्यूम कर रहा है जिसमें एक बुलिश टाइप का आपको यहाँ से एक्सपेक्टेड है। स्टॉक स्पेसिफिकली यहाँ पे हमें 930 तक का अपसाइड का लेवल मिल सकता है। इसको बुलिश साइड पे ट्रेड करना है। आपको 910 की कॉल ऑप्शन को खरीदना है 19 से 19.5 रुपए में। इसका जो टारगेट ऊपर की तरफ में यहाँ पे रहेगा तो आपको ऊपर की तरफ यहाँ पे 28 से 30 का टारगेट मिल सकता है। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो 13 रुपए का मेंटेन करना है। लॉट साइज इसका 900 है जिसकी वजह से सेकंड टारगेट अचीव होने पे आपका जो मैक्स गेन है वो 9,900 का रहेगा और मैक्स लॉस यहाँ पे 6,600 तक का हो सकता है। ओके, तो टाटा कंज्यूमर नतीजे भी आए थे कंपनी के, उसके बाद 1.25% ऊपर है स्टॉक। आप 910 का कॉल खरीद सकते हैं जिसमें कि अधिकतम मुनाफा जो है वो 9,900 का, नुकसान 6,600 का हो सकता है। तो इसका ध्यान रखकर आप यहाँ पर रणनीति बनाइए। और उसके बाद हम एक रिस्क डिस्क्लोजर भी चला देते हैं आपके लिए कि एफएनओ ट्रेडिंग में ज़्यादातर लोगों को नुकसान होता है, तो जोखिम लेने से बचें। अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो एफएनओ में ट्रेड ना करें। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, और जैसा कि हम बात कर रहे थे नतीजों की, और इस बीच काफ़ी सारे नंबर्स आ रहे हैं। प्राज इंडस्ट्रीज़ ने भी अपने नंबर घोषित किए थे। आय सपाट है लेकिन मार्जिन्स देखेंगे तो 7.7% से बढ़कर 9.5% के फिगर्स कंपनी ने घोषित किए। कामकाजी मुनाफे में भी अच्छी बढ़त दिखाई दे रही है और मुनाफा भी 48 करोड़ से बढ़कर 62 करोड़ का कंपनी ने दर्ज किया है। स्टॉक आज सपाट कारोबार कर रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं पिछले 6 महीने में काफ़ी शानदार तेजी प्राज इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक में देखने को मिली है। हमारे साथ नतीजों पर बात करने के लिए कंपनी के एमडी और सीईओ शिशिर जोशीपुरा जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। सबसे पहले आपके ऑर्डर पर एक चेक लेना चाहेंगे। हम देख रहे थे कि आपके क्वार्टरली नंबर्स में सीक्वेंशली ऑर्डर इनटेक में कुछ नरमी देखने को मिली है। इसके पीछे की वजह क्या थी, और ओवरऑल अभी तक की अगर कुल ऑर्डर बुक साइज की बात करें तो वो कैसी नजर आ रही है? नमस्कार। जैसा कि आपने कहा कि जो हमारी ऑर्डर बुक की परिस्थिति है वो थोड़ी बदलती हुई दिख रही है, क्योंकि दो चीजें उसमें बदल रही हैं। एक तो ये कि जो हमारा एक्सपोर्ट का बिजनेस है उसका जो हिस्सा है हमारे ओवरऑल पाई के अंदर वो बढ़ रहा है। पिछले फर्स्ट क्वार्टर में भी करीब 30% के आसपास था, इस क्वार्टर में भी 30% के आसपास है, जो कि पहले अमूमन 18 से 20% के आसपास हुआ करता था। तो वो एक बदलाव है। दूसरा ये कि एक क्वार्टर के अंदर दो चीजें हुई। एक तो जब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपनी नई नीति की घोषणा की, जिसमें उन्होंने कहा कि अब एथनॉल उत्पादन के लिए वो जो चावल का बंटवारा करती थी अल्कोहल प्लांट्स के लिए, वो अब नहीं होगा वहां से। इसके लिए जितने भी ग्रेन बेस्ड प्लांट थे उन सबको अब बाजार से जाके उनका अपना फीड स्टॉक खरीदना होगा। उसके कारण करीब 6 से 8 हफ्ते तक मार्केट के अंदर एक अनिश्चितता का वातावरण बन गया था। वो बाद में सुधर गया क्योंकि सरकार ने बहुत जल्दी एक्शन लेके और मार्केट प्राइसेस के बेसिस के ऊपर एथनॉल की प्राइसेस करेक्ट कर दी। लेकिन वो जो 6 से 8 वीक का एक अनिश्चित वातावरण हो गया था, उसके कारण नए कॉन्ट्रैक्ट और जो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटर हैं दोनों के अंदर एक ठहराव सा आ गया था। अब वो परिस्थिति बदल रही है और हमें आशा है कि अब जैसे हम आगे जाएंगे ये परिस्थिति में निरंतर सुधार होता रहेगा। दूसरा ये था कि जो हमारी ऑर्डर बुक है वो पहले काफी एथनॉल के ऊपर डिपेंडेंट थी, पर अब धीरे धीरे उसके अंदर हमारे दूसरे बिजनेसेस की भी उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। जैसे हमारा पीएचएस बिजनेस है या हमारे हाई प्योरिटी का जो हमारा सेगमेंट है, सीबीजी का सेगमेंट है, जैसे मैंने आपको बताया एक्सपोर्ट का सेगमेंट है, एनर्जी ट्रांजिशन सेगमेंट है। तो इन सब के अंदर क्रमशः बढ़ोतरी हो रही है। उसके कारण हमारी ऑर्डर बुक का जो बनाव है वो काफी बदलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है शिशिर सर, प्रशांत बात कर रहा हूँ। नमस्कार। पिछली बार जब हमने आपसे बात की थी तो आपने कहा था कि आप उम्मीद करते हैं कि जो सेकंड हाफ है वो पहले हाफ से बेहतर होगा। अब इन परिणामों को अगर देखें, जिस तरह का आकार इसने लिया है, आप FY24 में क्या 4,000 करोड़ की टॉप लाइन छूने की उम्मीद कर रहे हैं? जैसा कि मैंने पहले आपको कहा था कि हमारे जिस तरीके से एग्जीक्यूशन साइकिल जो प्रोजेक्ट्स की रहती है, अगर हम उसके ऊपर देखें जो हमारी ऑर्डर बुक थी, तो उसमें हमें साफ नजर आ रहा था कि जो दूसरा हाफ है वो पहले हाफ के मुकाबले काफी बेहतर रहेगा। और उसके अंदर हमारा अभी भी कोई बदलाव नहीं है। हम
ने जो कहा था वही हमारी अभी भी यही आशा है कि ऐसा ही होगा। और अगर हम हमारी ऑर्डर बुक देखें तो वो क्रमशः बढ़ती चली जा रही है, तो उसके कारण हमें ये भी है। और ये जो मैं आपको बता रहा था कि जो एफसीआई के डिसीजन के कारण जो अनिश्चितता का वातावरण हो गया था, वो भी अब धीरे धीरे सुधरता नजर आ रहा है। तो और जो हमारे एक्सपोर्ट जॉब्स हैं, तो सब मिला के अगर देखा जाए तो वातावरण में निरंतर सुधार आता चला जा रहा है, और उसके कारण हम काफी आशान्वित हैं कि जो मैंने आपसे पहले बात की थी, हम उसी तरह के रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हुई ऑर्डर बुक को लेकर, लेकिन सर मार्जिन्स की अगर बात करें तो वहाँ पर काफ़ी बेहतरीन नंबर्स दिख रहे हैं। मार्जिन के फिगर्स करीब 68 करोड़ से बढ़कर 84 करोड़ के आसपास के आए हैं, और एबिटा मार्जिन भी अगर देखेंगे तो 9.5% के आसपास कंपनी ने घोषित किए हैं। तो उस फ्रंट पर नंबर्स काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे हैं। आगे के लिए रॉ मटेरियल प्राइसेस का ट्रेंड कैसे देख रहे हैं आप, और इस पूरे साल के लिए मार्जिन को लेकर क्या गाइडेंस देंगे? क्या इन्हीं लेवल्स पर सस्टेनेबल रहेंगे? जैसा आपने कहा कि रॉ मटेरियल की प्राइसेस, हम एक ऐसे दौर से गुजर चुके हैं जहां पे वो काफी ज्यादा वोलेटाइल थी, और अब हम देख रहे हैं कि रॉ मटेरियल प्राइसेस एकदम स्टेबल जोन में है, थोड़ा ऊपर नीचे है लेकिन काफी स्टेबल है, वोलेटाइल नहीं है। तो अगर ये ऐसा ही रहा और हमें ऐसा ही दिख रहा है अभी आगे जाते हुए, लेकिन अभी किसी और बाहरी कारण की वजह से अगर कुछ चेंज हो तो अभी वो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से हमें अभी दिख रहा है, ये रॉ मटेरियल की प्राइसेस काफी स्टेबल हैं, और उसके साथ उनके रहते हमें लगता है कि हमारे जो वोलेटिलिटी के कारण जो इम्पैक्ट था हमारे मार्जिन के ऊपर, वो अभी वो चला गया है। लेकिन जैसा मैं आपको बता रहा था कि आगे जाके हमारी पिछले पहले क्वार्टर में और दूसरे क्वार्टर में, दोनों में हमारी जो एक्सपोर्ट की ऑर्डर बुक है वो काफी अच्छी बिल्ड होती दिख रही है, और उसके कारण भी हमारे मार्जिन की प्रोटेक्शन हो पाएगा जैसे हम आगे बढ़ेंगे। ओके, ठीक है शिशु जी, थैंक यू सो मच हमें समय देने के लिए, और नतीजों पर और आगे के ग्रोथ आउटलुक पर भी हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आने वाले तिमाही के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो ये थे प्राज इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट, और नतीजे और ऑर्डर बुक के फ्रंट पर कमेंट्री पॉजिटिव नजर आ रही है कंपनी की, लेकिन स्टॉक आज सपाट कारोबार कर रहा है। राय ले लेते हैं कपिल से, टेक्निकल चेक ले लेंगे इस पे। कपिल, क्या सलाह देंगे आप प्राज इंडस्ट्री पे? काफ़ी चल चुका है ये स्टॉक, लेकिन पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कंसोलिडेट कर रहा है, एक दायरे में कारोबार कर रहा है। तो जिनको पास ऑलरेडी था और इस तेजी में उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया, अब वो ट्रेडर्स क्या करें? जी, प्राज इंडस्ट्रीज के प्राइस की मोमेंटम काफी अच्छी आई है। मीन्स एक दौर था, मीन्स मैं काफी बाद में जाता हूँ, पीछे जाता हूँ तो 2009 से लेकर 2021 तक स्टॉक ने कंसोलिडेट किया था, और वहां से यानी 10-11 साल का बेस का उसने ब्रेकआउट दिया हुआ है। और उस ब्रेकआउट के बाद में भी ये जो 1-1.5 साल से प्राइस ने कंसोलिडेट किया हुआ, और फ्रेश अपसाइड मोमेंटम हमें देखने मिली है। शॉर्ट टर्म से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया हुआ है, लेकिन स्ट्रक्चर्स काफी अच्छे इंप्रूव हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि जो अभी रिसेंटली इसके जो लो बने थे 500 रुपए के, यहाँ पे वो काफी अच्छा सपोर्ट लेवल था, वहां से उसके बाउंस मिल रहा है। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स इसको होल्ड करते हैं, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 500 रुपए का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और 500 रुपए के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से ये होल्ड का व्यू बना रहेगा इसमें। ठीक है, तो जिनके पास है बने रहें इस स्टॉक में। कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं, जावेद हैं सोनीपत हरियाणा से। जावेद नमस्कार, पूछें अपना सवाल। नमस्कार सर। जी, सर मेरा सवाल है सर हमारे पास अडानी बिलमार है 100 शेयर 356 के हिसाब से। ठीक है, अभी सर मेरे को लॉस हो रहा है, तो क्या करें सर? होल्ड करें कि एवरेज करें, क्या करें सर? ठीक है, चलिए आपको इस पे एक राय देते हैं। कुणाल जरा बताएं, अडानी विल्मर में चलिए गौरांग सर हमारे साथ बने हुए हैं। गौरांग बताएं हमारे इसमें क्या करना चाहिए? अडानी विल्मर में 355 की खरीद है। प्रशांत भाई, इसमें हम आपकी सहायता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम अडानी समूह की कंपनियों में कवरेज रखते नहीं है। केवल मात्र ग्रुप एज सच पे भी टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कवरेज नहीं है। तो मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है। कपिल, आप राय दे पाएंगे? अडानी विल्मर में 355 की खरीद है, हम देख रहे हैं पिछले 5 दिनों से स्टॉक में लगभग 5.5% की तेजी भी नजर आई है, लेकिन फिलहाल इनके खरीद भाव से नीचे है। जी, बेसिकली अदानी विल्मर का जो ट्रेंड देखते हैं वो काफी नेगेटिव ही रहा हुआ है। पिछले 2-4 दिन पहले कुछ एक अपसाइड मोमेंटम आया था, लेकिन ऐसे ही पहले भी काफी सारे अपसाइड मोमेंटम आए हुए थे, लेकिन वो कहाँ पे हमें सस्टेनेबिलिटी नहीं देखने मिली हुई है। तो मुझे लगता है कि ये सेल ऑन राइज या फिर करंट लेवल पे भी इसको सेल कर सकते हैं। इसमें से एग्जिट हो जाना बेहतर है, ट्रेंड नेगेटिव है।
ओके, ठीक है। तो ये है सलाह अदानी विल्मर पर। अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हमें भेजा है ब्रजेश जी ने व्हाट्सएप के ज़रिए। झारखंड से हैं ये और दो स्टॉक हैं इनके पास। टाटा मोटर्स 20 शेयर्स इन्होंने 621 के भाव पर लिया हुआ है और आईसीआईसीआई बैंक भी है इनके पास, 60 शेयर्स हैं और ये इन्होंने 913 पर लिया हुआ है आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक। तो टाटा मोटर्स में तो मामूली मुनाफा हो रहा है और इनके खरीद के पास ही ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक की बात करेंगे तो ये भी हाल फिलहाल की ही खरीद इनकी लग रही है। तो दोनों स्टॉक्स में इन्होंने अभी करंटली ही एंट्री कर ली है। ट्रेडर लग रहे हैं, ये समय तो नहीं बताया है कि कितना समय इन दोनों स्टॉक्स को दे सकते हैं, लेकिन कपिल आप सलाह दीजिए, क्योंकि अगर ये ट्रेडर हैं तो फिर टाटा मोटर्स और आईसीआईसीआई बैंक के कौन से लेवल्स पर इनको नजर रखनी चाहिए? टाटा मोटर्स देखते हैं तो फिलहाल ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में कुछ एक ट्रैक्शन देखने मिल रहा है, लेकिन हम जो मार्केट का ब्रॉडर स्ट्रक्चर हम समझते हैं कि लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, तो अभी लार्ज कैप की मोमेंटम कंपैरेटिवली कम रही हुई है। तो यहाँ पे उनको एक समय अवधि, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा स्टॉक में मूवमेंट आने के लिए। स्ट्रक्चर वाइज तो स्टॉक अच्छे ही हैं दोनों, टाटा मोटर्स एंड आईसीआईसीआई, लेकिन होल्ड करना पड़ेगा। इमीडिएटली एज अ ट्रेडर की जो मोमेंटम हम देखते हैं वो शायद देखने ना मिले। तो टाटा मोटर्स 628 पे चल रहा है, काफी अच्छे सपोर्ट लेवल पे है। ऊपर में 644 और 660 के रेजिस्टेंस आते हैं, तो ऊपरी लेवल के लिए होल्ड कर सकते हैं। और आईसीआईसीआई बैंक, अभी बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ा सा नर्वसनेस तो हमें देखने मिल रहा है, लेकिन ये स्टॉक अभी काफी अच्छे सपोर्ट लेवल पे भी है, 910 के अराउंड। स्टॉक इन केस अगर थोड़ा सा करेक्ट होता है और 880 के लेवल के यहाँ पे आता है तो इसमें ऐड भी कर सकते हैं, और ऊपर के लेवल के जो 936 का लेवल है वो रेजिस्टेंस है, तो वहां पे एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। तो हाल के लिए दोनों स्टॉक पे होल्ड की व्यू रहेगा। ठीक है, तो ये आपको राय टाटा मोटर्स और आईसीआईसीआई बैंक पे। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले कॉलर को जोड़ते हैं। अशोक हैं पुणे महाराष्ट्र से। माफ कीजिएगा, वो उन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। अतुल लिमिटेड के इन्होंने 15 शेयर खरीदे हुए हैं 7,844 के भाव पे। फिलहाल इनके भाव से काफ़ी नीचे ये स्टॉक, इस पर एक राय ले लेते हैं। गौरांग सर, अतुल लिमिटेड पे कोई नज़रिया आपका? तो कवरेज थी यहाँ पर प्रशांत, और लक्ष्यांक आने के पश्चात हमने बिकवाली की राय दी है। तो यहाँ से निकलने की राय होगी। केमिकल क्षेत्र से जुड़ा हुआ ये स्टॉक है और पिछले कुछ समय में इस क्षेत्र से ज्यादा योगदान आता हुआ देखा नहीं है। और बुनियादी तर्क के आधार पर, क्योंकि लक्ष्यांक आने के बाद ये समझदारी की बात होती है कि हम मुनाफा वसूली की भी राय दें, तो बिकवाली की राय है फिलहाल अतुल लिमिटेड पर यहाँ पर। ओके, तो अतुल लिमिटेड पर फिलहाल बिकवाली करने की सलाह। अशोक जी ने काफ़ी सारे सवाल भेजे थे, लेकिन अभी फिलहाल इतने सवालों को शामिल कर पाएंगे। और चलिए अब रुक करते हैं हमारी एक खास पेशकश का। सबसे पहले तो देश की सभी महिलाओं को, ईटीना और स्वदेश की सभी महिलाओं दर्शक को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय महिलाओं के लिए ये काफ़ी बड़ा पर्व होता है। इमोशंस तो जुड़े ही हैं इससे, लेकिन आज हम इसका थोड़ा कारोबारी एंगल समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि कैट की रिपोर्ट आई है, कैट यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक करवा चौथ, इस साल जो करवा चौथ पड़ा है उसमें करीब 15,000 करोड़ का कारोबार केवल करवा चौथ में हुआ है। और हम जानते हैं कि भारत में जब फेस्टिव सीजन की शुरुआत होती है, सभी कंपनियां तैयारी कर लेती हैं, छोटे कारोबारी, बड़े कारोबारी सभी फेस्टिव सीजन को टारगेट करते हैं, अच्छी मांग की बात की जाती है। लेकिन ऐसे में काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट ये आई है कि केवल करवा चौथ में ही 15,000 करोड़ के कारोबार होने का अनुमान है। तो इस रिपोर्ट को और ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं, डिमांड कहाँ से अच्छी नज़र आ रही है ये भी थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कैट के नेशनल सेक्रेटरी जनरल प्रवीण खंडेलवाल जी। प्रवीण जी, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय हमें देने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे कि रिपोर्ट के जो इम्पोर्टेंट टेक अवेज थे, क्या कुछ निकल कर आए? 15,000 करोड़ के कारोबार की जो बात की जा रही है, कोई स्पेसिफिक सेक्टर है, सेगमेंट है जहां से एक अच्छी डिमांड आएगी, या ओवरऑल डिमांड सिनेरियो हर एक सेगमेंट के लिए अच्छी नजर आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो आपके जरिए आपको भी करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई, और जो लोग देख रहे हैं उनको भी करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। करवा चौथ का त्योहार हमारे देश में एक अपना अलग से महत्व रखता है, और आज दिन भर महिलाएं निर्जल व्रत रखेंगी
और सबसे बड़ी बात जो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पिछले अनेक वर्षों से न केवल पत्नियां बल्कि पति भी इस व्रत को रख रहे हैं। वो अपनी पत्नी के दीर्घायु की उम्मीद के साथ इस व्रत को रखते हैं। तो कुल मिलाकर के इस बार जो 15,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा हम लोगों ने जारी किया है, उसमें यदि हम सेक्टर वाइज देखें तो लगभग सोना चांदी लगभग 25% का कारोबार होगा, पूजा सामग्री लगभग 10% का कारोबार होगा, वस्त्र एवं साड़ी आदि लगभग 35% का कारोबार होगा, बर्तनों का लगभग 5% का है, फल फूल लगभग 5% है और मेहंदी बहुत बड़े स्केल पर लगाई जाती है। तो मेहंदी का जो कारोबार है वो भी लगभग 10% का होगा। तो यदि हम इसको सबको देखें तो केवल एक व्यापार नहीं बल्कि अनेक व्यापार के अनेक वर्टिकल में इस प्रकार का बड़ा कारोबार है। पिछले 3-4 दिन से लगातार बाजारों में जिस प्रकार से महिलाएं खरीदारी कर रही हैं, और यदि देखें कि रक्षाबंधन से लेकर के अब तक जो भी त्योहार आए हैं सब में काफी बड़ी खरीदारी हुई है। इसलिए हमारा निश्चित रूप से जो हमने लगभग देश के 30 जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं वहां पर व्यापारी संगठनों से बातचीत की है, कुछ लोगों से बातचीत की है और उसके आधार पर लगभग ये 15,000 करोड़ का कारोबार इस बार करवा चौथ पर हुआ है। पिछले साल ये कारोबार लगभग 11,000 करोड़ रुपए के आसपास था। बिल्कुल। तो काफ़ी अच्छी डिमांड सिनेरियो यहाँ पर नज़र आ रही है और केवल बड़े कारोबारियों के नहीं, यहाँ पे छोटे कारोबारी, जैसे कि अभी हमें प्रवीण जी बता भी रहे थे कि मेहंदी का भी कारोबार काफ़ी बड़ा हुआ। वो तो कल दिख भी गया था मार्केट में, जब मैं भी घूमने निकली थी तो लंबी लाइनें लगी थी मेहंदी के लिए भी। ये आपकी स्क्रीन पर देखिए, कुछ फुटेज भी हम चला रहे हैं। अब ये समझना चाहेंगे कि ये पूरा फेस्टिव सीजन अगर पिछले साल से कंपेयर करें कैसा रहा है, क्योंकि अब दिवाली भी आने वाली है, शादियों का सीजन भी शुरू हो जाएगा, तो ऐसे में किस तरह के कारोबार की, किस तरह के डिमांड की आप उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, कोविड के बाद ये पहला साल है जब देश में बिना किसी एपिडेमिक के डर के इस बार फेस्टिवल मनाया जा रहा है और इस दृष्टि से पूरे देश के लोगों में बहुत बड़ा उत्साह है। और ये जो फेस्टिवल हमारे यहाँ जो सीजन शुरू होता है वो इस बार राखी जो 31 तारीख को थी अगस्त को, तब से शुरू हुआ और 23 नवंबर तक ये फेस्टिवल सीजन चलेगा। 12 नवंबर को दिवाली है, उसके बाद में उससे पहले बहुत सारे त्योहार आ रहे हैं, उसके बाद में भाई दूज है, गोवर्धन पूजा है, उसके बाद छठ पूजा है और 23 नवंबर को तुलसी विवाह के साथ ये सीजन समाप्त होगा। तो लगभग एक हमारा जो आंकड़ा है कि लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए का कारोबार इस बार फेस्टिवल सीजन में होने वाला है और 23 नवंबर से ही शादियों का सीजन भी शुरू हो जाएगा जो 15 दिसंबर तक चलेगा। उसमें हमारा मानना है कि लगभग 4.5 लाख करोड़ का कारोबार होगा। तो कुल मिला के यदि देखें तो लगभग 8.5 लाख करोड़ रुपए का ये कारोबार इस 15 दिसंबर तक देश में होने वाला है और ये सारा कारोबार मेन लाइन रिटेल में होगा। ऑनलाइन में इसका कोई बहुत अधिक प्रभाव होगा ऐसा मैं नहीं समझता, क्योंकि जब कस्टमर निकलता है तो टच एंड फील की जो भावना है कि वो केवल मेन लाइन में ही मौजूद होती है, वो ऑनलाइन में नहीं हो सकती। इस कारण से देश भर में व्यापारियों ने बड़े बड़े स्तर पर अभी त्योहार के सीजन की, उसके बाद शादी के सीजन की व्यापक तैयारियां की है। और इस बार विशेष रूप से नारी से खरीदारी जो केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने जो आह्वान दिया है, उस पर भी हमारा ज्यादा फोकस है कि जो विमेन एंटरप्रेन्योर है देश में, जो अलग अलग तरीके के सामान बना रही हैं, उनसे भी खरीदारी की जाए। तो हमारी जो एसोसिएशंस है पूरे देश में, वो विमेन एंटरप्रेन्योर्स के साथ खरीदारी करके उनको बहुत बड़ा बाजार उपलब्ध करा रही हैं। तो कुल मिलाकर के यदि हम देखें तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा संकेत है भारत के व्यापार के लिए और भारत की अर्थव्यवस्था के लिए। ऑलराइट प्रवीण जी, मुझे पता है आपके पास भी समय की थोड़ी कमी थी, तो फिलहाल इतनी चर्चा हम कर पाएंगे, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से अपना कीमती समय हमें देने के लिए और अपने रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। एक आंकड़ा जो सामने निकल कर आया, उससे देखकर ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि इस बार फेस्टिव सीजन की डिमांड काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। ये तो सिर्फ करवा चौथ का आंकड़ा था, लेकिन पूरे फेस्टिव सीजन की ओवरऑल बात करें तो काफ़ी बेहतरीन
जाता हुआ दिख रहा है ये इस साल। चलिए अब इस डिस्कशन से आगे बढ़ेंगे और अब फोकस करते हैं वापस से नतीजों पर। हमारे साथ बिरला सॉफ्ट के मैनेजमेंट जुड़ चुके हैं। बिरला सॉफ्ट ने भी अपने दूसरे तिमाही के नतीजे जारी किए। नतीजों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कंपनी के CFO कामिनी शाह जुड़ चुके हैं। कामिनी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आई मस्ट से देखने को मिला, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस पहले तो उसके लिए। क्या कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये ग्रोथ इस तिमाही देखने को मिली? नहीं, तो कविता, हमने एक्चुअली इफ यू रिकलेक्ट हमारे नए CEO जब दिसंबर में आए थे, वी हैड लेड डाउन अ स्ट्रैटेजी फॉर आवरसेल्व्स कि हम लोग स्पेसिफिक वर्टिकल्स और स्पेसिफिक सर्विस लाइंस पे फोकस करेंगे। हमारा फोकस यही है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर वी कंटिन्यू टू एग्जीक्यूट, राइट। सो आपने देखा होगा कि हमारे रिजल्ट्स में वी हैव ग्रोन बाय अबाउट 3% फ्रॉम अ रेवेन्यू स्टैंड पॉइंट। हमारी प्रॉफिटेबिलिटी हैज आल्सो एक्सपैंडेड बाय 50 बेसिस पॉइंट। दिस इज डिस्पाइट हमने 1 सितंबर में हमने प्रमोशन और वेज हाइक्स भी दिए हुए थे। हमारा DSO भी इस क्वार्टर इंप्रूव हुआ है बाय 1 डे। सो ओवरऑल आई थिंक हमारा फोकस ऑन एग्जीक्यूशन हैज बीन वेरी स्ट्रांग। डील विंस भी बहुत अच्छे हुए हैं। वी हैव वन $100 million डील इन दिस क्वार्टर। सो आई थिंक इट इज अ रिगर ऑफ execution which we are working through, which is helping us in the process. प्रशांत बात कर रहा हूं, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगर हम एक नज़रिया जानना चाहें फरलो को लेके, तो तीसरी तिमाही की फरलो क्या सामान्य से अधिक होगी अगर हम आपकी इस बातचीत का निचोड़ निकालें अगर? तो एक्चुअली प्रशांत, हम लोग नॉर्मल गाइडेंस नहीं देते हैं, बट Q3 ट्रेडिशनली अगर आप देखो तो IT इंडस्ट्रीज के लिए थोड़ा वीक रहता है। वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग अ मच हायर फरलो than what we have from last year, तो I think वही लेवल पे रहेगा। लेकिन the only difference is that हमारा जो BFSI business has been growing, as you have seen, 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो हो रहा है, so there could be an impact because of that. But हाँ, there will be an impact on Q3, but we are trying to mitigate that. ओके, मार्जिन के नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए हैं कामिनी जी इस बार। 13.6% से बढ़कर 14% के आसपास के नंबर्स देखने को मिले। नो डाउट हर फ्रंट पे नंबर्स अच्छे नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपने पहले भी कहा था कि आप जो अपने मार्जिन है उसको इन्वेस्टमेंट में रीडिप्लॉय करेंगी, तो क्या अब ये कहना सही होगा कि मार्जिन आने वाले समय में 15 से 17% के बैंड पर बरकरार रह पाएंगे? हमने जो हमारे इन्वेस्टर से फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मार्जिन पे बहुत काम किया हुआ है लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स पे। हमारा फोकस यही है कि जो अनप्रोडक्टिव कॉस्ट है उसको हम निकाल करके हम लोग कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते रहे। सो दैट हैज बीन आवर फिलॉसफी जो हमने लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स पे किया हुआ है। मार्जिन के रेंज में हमने दिया हुआ है कि बाय Q4 वी शुड एग्जिट विद अबाउट 16%, और हम 15 to 16.5 के रेंज में नैरो बैंड में हम एक्चुअली कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज हमें कंटिन्यू इन्वेस्ट करना है बिजनेस पे। दैट इज बीन आवर प्रायोरिटी एक्चुअली। वी विल कंटिन्यू दैट फोकस एट आवर एंड। ऑलराइट कामिनी जी, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय हमें देने के लिए और नतीजों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए, और आने वाली तिमाही के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो बिरला सॉफ्ट स्ट्रॉन्ग नंबर्स, स्टॉक आज 6% ऊपर, और हम देख रहे हैं कि मिड कैप IT कंपनियों की तरफ से जो गाइडेंस है, कमेंट्री है, वो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। गौरांग, आपका क्या व्यू बन रहा है बिरला सॉफ्ट पर? यहाँ पर भी स्पेसिफिक टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपने प्रश्न मिड कैप IT सेक्टर पर पूछा है पूजा, तो उस पर हम टिप्पणी कर पाएंगे। और कुछ दूसरी अन्य मझौली और छोटी IT क्षेत्र की कंपनी जहां पर हम खरीदारी की राय दे रहे हैं। निरंतर अगर आप देखें पूजा, तो काफी समय से मिड कैप यानी कि छोटी मझौली IT कंपनियों ने दिग्गज IT कंपनियों की तुलना में काफी अच्छे आंकड़े नतीजों के आधार पर लेके आए हैं, और निवेशकों की जो पूंजी निवेश की है उसमें भी अच्छी खासी वृद्धि छोटी मझौली IT कंपनियों में देखी है। ये कंपनी भी एक अच्छी कंपनी है, लेकिन सीधे सीधे राय नहीं दे पाएंगे क्योंकि कवरेज नहीं है बिरला सॉफ्ट पर। लेकिन 2-3 दिन पहले KPIT टेक के नतीजे आए, जो एक छोटी IT क्षेत्र की कंपनी मानी जाती है, और सर्वोच्चम स्तर इसने छुआ। इसके अलावा टाटा एलेक्सी जैसी कंपनियां हैं, कोफोर्ज जैसी कंपनियां हैं, साइंस लिमिटेड, परसिस्टेंट सिस्टम, LTI माइंडट्री, बहुत सारी कंपनियां हैं मिड कैप IT में, जो शायद हमारा अनुमान ये भी कहता है पूजा कि ये छोटी मझौली से मार्केट कैप के आधार पर बहुत जल्द लार्ज कैप IT कंपनियां भी बन सकती है।
बिल्कुल। तो छोटी मझौली कंपनी आईटी कंपनियों पर गौरांग का पॉजिटिव नजरिया, और बिरला सॉफ्ट भी अच्छा लग रहा है, नतीजे भी अच्छे आए हैं, इस स्टॉक पर भी आप नजर रख सकते हैं। कि इंडिया सीमेंट के नतीजे इस वक्त आ गए हैं और आज 2% घटकर 1222 करोड़ पर पहुंच गई है। इसके अलावा हम देखें घाटा तो 138 करोड़ से घटकर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये घाटा 81 करोड़ पे पहुंचा है। एबिटा घाटा 91 करोड़ के मुकाबले 8 करोड़ का यहाँ पे मुनाफा, और एबिटा मार्जिन जो है वो 0.65% यहाँ पर नजर आया है। चलिए नतीजों पर एक नजरिया लेते हुए स्टॉक पर भी एक राय लेते हैं। कपिल, बताइए नतीजे कैसे आपको लग रहे हैं और किस तरह का नजरिया आपका स्टॉक पे बन रहा है? टेक्निकली मैं जो इस पे देख पा रहा हूँ तो इंडिया सीमेंट या फिर जो पर्टिकुलर ब्रॉडर सीमेंट सेक्टर है, तो इस पर्टिकुलर मार्केट के फेस में खास मोमेंटम ट्रैक्शन तो हमें नहीं देखने मिला हुआ है। लेकिन इंडिया सीमेंट स्टॉक स्पेसिफिकली मैं देखता हूँ तो 209 के यहाँ पे चल रहा है। 205 का लेवल जो है इसका काफी अच्छा सपोर्ट लेवल है। हिस्टोरिकली भी काफी सारे टर्निंग पॉइंट्स हमें यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। रिजल्ट के चलते हुए आज तो हमें कुछ मोमेंटम देखने नहीं मिली हुई है। स्टॉक काफी दिनों से 205 नीचे में और 210 212 ऊपर की रेंज में ही कारोबार कर रहा है। आइदर साइड ब्रेकआउट स्टॉक में कुछ एक ट्रिगर ला सकता है। फिलहाल तो ओवरऑल व्यू चार्ट स्पेसिफिकली मुझे न्यूट्रल ही लग रहा है। क्या इंडिया सीमेंट पर फिलहाल आता हुआ। बढ़ते हैं आगे। अनिल हैं मध्य प्रदेश से और इनका सवाल जो है वो हमारे साथ है। अनिल, आप हमारे साथ बने हुए हैं? अनिल नमस्कार, गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरे पास HDFC लाइफ है सर, 100 शेयर है, 660 के भाव पे सर। मेरा लॉस हो रहा है, मेरे को क्या करना चाहिए उसके लिए? ठीक है, HDFC लाइफ में क्या करना चाहिए? 660 रुपए के भाव पे इन्होंने खरीदा है। हालांकि हमने देखा कि इंश्योरेंस सेक्टर में एक चमक साफ तौर पर नजर आई, लेकिन जरा इस पर एक बेहतर नजरिया ले लेते हैं। गौरांग सर, HDFC लाइफ पे कोई राय आपकी? लगता है कुछ तकनीकी खामी है जिसकी वजह से गौरांग सर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। कपिल, आप ही बताएं, इंश्योरेंस सेक्टर में थोड़ा हमें चमक नजर आ रही है, हालांकि इनके भाव से फिलहाल स्टॉक नीचे, क्या करना चाहिए? जी, सारी तीनों के इंश्योरेंस स्टॉक्स ने बीच में काफी अच्छा काम किया होता और उसके बाद में रिट्रेसमेंट भी आ गया था। अच्छे मोमेंटम के बाद में रिट्रेसमेंट आना एक काफी अच्छी बात होती है। एक जो अप मूव आया था वो कहाँ पे उसको डाइजेस्ट करता है। तो स्टॉक का जो अभी का जो रिट्रेसमेंट है, 680 का जो हाई बना था और वहां से लेकर स्टॉक अभी 600 के लो बनाए हुए हैं। तो 600 का जो लो है वो काफी सारे सपोर्ट लेवल के यहाँ पे भी है, जो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे देख रहा हूँ, और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के यहाँ पे भी बन रहा है। तो स्टॉक में थोड़ा सा स्लो स्टेडी मूव रहेगा, लेकिन एक अच्छे सपोर्ट लेवल पे आ गया है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि बाउंस होने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। ऊपर में 640 के लेवल आने की शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्टेशन बनती है, तो इस स्टॉक को होल्ड किया जाए। ओके, तो HDFC लाइफ को होल्ड करने की सलाह, थोड़ा ऊपरी स्तर पे इन्होंने ले लिया था, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। स्टॉक सिलेक्शन अच्छा है आपका, अभी फिलहाल होल्ड करिए स्टॉक को। अगला सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ बेंगलुरु से अहमद जी जुड़े हैं फोन लाइन पर। अहमद जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। मैम मैंने अशोक लेलैंड लेके हैं 46 शेयर का 166 के सॉरी 176 के भाव में, तो क्या अगर मैं होल्ड कर सकता हूँ या आप सेल कर देता हूँ? इसमें नुकसान में जा रहा हूँ मैं। ये थोड़ा लेवल हम चेंज कर देंगे। जी जी, चलिए आपको बता देते हैं। अशोक लेलैंड 176 पर इन्होंने लिया हुआ था और हल्का नुकसान इनको यहाँ पर हो रहा है। इनकी खरीद भाव से करीब 10 रुपये नीचे स्टॉक कारोबार कर रहा है। कपिल, अशोक लेलैंड टेक्निकल चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? क्या यहाँ पर से और ज़्यादा वीकनेस दिखाई दे रही है? ये जानना चाह रहे हैं कि बेच के निकल जाएं या फिर अभी बने रहें तेजी के लिए? जी, अशोक लेलैंड का लॉन्ग टर्म का चार्ट देखते हैं तो काफी अच्छा दिखने मिल रहा है, लेकिन यस शॉर्ट टर्म में एक नेगेटिविटी है। 166 पे चल रहा है और भी स्टॉक का शॉर्ट टर्म ट्रेंड बेरिश ही है, लेकिन इसका जो काफी सपोर्ट लेवल के नजदीक में भी आ गया है। तो हो सकता है यहाँ पे 160 के तक पहुंच पाए और 160 के बाद में थोड़ा सा रिबाउंड हमें देखने मिले। तो इतना सारा पेन झेल लिया उन्होंने 10 पॉइंट का, तो मेरे कहना का मतलब ये बनेगा 5 रुपए का और पेन झेल ले और 160 के यहाँ से कुछ रिवाइवल होता हुआ दिखने मिले, तो एक बार आप उसमें 158 के स्टॉप लॉस से क्वांटिटी को ऐड कर सकते हो। तो होल्ड करें, नीचे के लेवल पे एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नजरिया फिलहाल अशोक लेलैंड पर होल्ड करने की आपको सलाह।
बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अपने दोनों ख़ास एक्सपर्ट का, कपिल और इसके साथ ही गौरांग सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद शो में जुड़ने के लिए। मुझे और मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी को फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, लेकिन